अस्सलामुअलैकुम। तो टॉपिक है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कोई इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम इसका आप बस इतना याद रख लें, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटॉप। ठीक है, इससे आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। क्या ये एक एवरेज वैल्यू है किसके? एटॉमिक मास के आइसोटॉप्स के, यानी आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास होता है, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स का, वो क्या है, किसको हम कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब आगे इसकी डेफिनेशन कोई बुक में नहीं दी हुई, मैंने अपने पास से लिखी हुई है। आपको अगर इससे ज़्यादा आसान वर्ड में आप बयान कर सकते तो आप अपनी डेफिनेशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि बुक में तो है नहीं। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला जो आगे एग्जांपल से हमें पता चला है, तो एक फार्मूला आप इसका बना के लिख दें अपने पास से, इस फार्मूले को देख के, तो वो भी कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जामिनर पे एक अच्छा वो पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो फार्मूला इसका क्या है कि एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस, पहले आइसोटॉप की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करनी है एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस दूसरे आइसोटॉप की, फिर ऐड किसमें करनी है? एवरेज थर्ड आइसोटॉप का एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस। सो जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबका रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास, इनको मल्टीप्लाई करना और सबको प्लस करके 100 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज एटॉमिक मास। ये ए का मतलब एटॉमिक मास है, ठीक है, हमने 9 में पढ़ा था, तो वही है ये। आगे इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बना कर लिख दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मैसेज ऑफ ईच आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100 इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल है नियॉन की, उन्होंने दी हुई है बुक में एग्जांपल, छोटी सी जैसे एग्जांपल हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसकी अबंडेंस वगैरह कितनी होती है और इसके एटॉमिक मास कितने होते हैं। वही है कि पहले आइसोटॉप का एटॉमिक मास 20, अबंडेंस कितनी 90.92, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरे जो आइसोटॉप था उसके क्या था एटॉमिक मास 21 और रिलेटिव अबंडेंस 0.26, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और तीसरा जो आइसोटॉप था वो था 22, उसका एटॉमिक मास था और उसकी अबंडेंस कितनी थी 8.82, इनको भी मल्टीप्लाई किया, इन सबको ऐड करके 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ गई। क्या आई? 20.8 AMU। ये अब एवरेज एटॉमिक मास, यानी इन नियॉन के तीनों आइसोटॉप्स का जो एवरेज जो मास है, ठीक है, ये एवरेज मास के करीब करीब ही है, इससे ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होगा, इसके करीब करीब ही होगा नियॉन का कोई भी आइसोटॉप का एटॉमिक मास होगा। तो ठीक है, एवरेज वैल्यू है ये। आगे एक छोटी सी बात लिखी हुई है जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ ली जाती है, वो क्या है कि नियॉन के किसी भी एक आइसोटॉप का, नियॉन के किसी भी एक आइसोटॉप का एटॉमिक मास नहीं है क्या? 20.8 AMU, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नियॉन के किसी भी एक आइसोटॉप का ये एटॉमिक मास है ही नहीं। ठीक है, किसी का भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इसके करीब करीब होगा ही क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, और इसलिए वो किसी भी इंडिविजुअल का नहीं है, ये एक एवरेज वैल्यू है। बस इतनी सी बात है कि एक एवरेज वैल्यू और किसी भी एक नियॉन के इंडिविजुअल आइसोटॉप का ये एटॉमिक मास नहीं है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चुनू मुन्नू सा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।